नमस्कार गाइस, वेलकम टू द उपासना आईएएस एकेडमी। माई सेल्फ उपासना सरीन। गाइस, आज का मुद्दा सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा है रिजर्वेशन। और गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट जजमेंट आया है कि जो भी फिजिकली डिसेबल हैं दे आर इक्वली liable for to get the reservation benefit as equivalent to the SC/ST। ओके, तो आज की ये जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम एक तो इस जजमेंट के बारे में देखेंगे, केस के बारे में देखेंगे, और इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि रिजर्वेशन का एस्पेक्ट क्या है। ठीक है, और रिजर्वेशन के बैकग्राउंड की अगर बात करें तो कौन से आर्टिकल्स हैं जो प्रमोशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, कौन सा आर्टिकल है जो SC/ST के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के लिए यूज़ किया गया, वो सब के बारे में हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो गाइस, प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। और अगर आप नए हैं जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। सो गाइस, लेट वी स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले बात करें रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का मुद्दा हमारी इंडियन सोसाइटी में हमेशा से ही एक बर्निंग इशू रहा है, हमेशा से एक ज्वलंत मुद्दा है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से ही कास्ट डाइवर्सिटी और उसके बाद फिर लोअर सेक्शन, ठीक है, तो एजुकेशनल बैकवर्डनेस, सोशल बैकवर्डनेस, ये सारा का सारा मुद्दा जो है, कहीं ना कहीं जब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फोर फादर्स थे, उन लोगों ने जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उस समय पे रिजर्वेशन के मुद्दे की बात को अहम रखा गया। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं, ये जो रिजर्वेशन का मुद्दा है, ये मुद्दा आया तो आया कहाँ से, कैसे आया, क्या डेवलपमेंट हुआ और क्या क्या आज की डेट में है, ठीक है। सो गाइस, बात है ये फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम की, ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर सबसे पहले बात स्टार्ट होती है, दैट वाज द टाइम पीरियड ऑफ 1932। 1932 का समय है। 1932 में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडोनल्ड, और रामसे मैकडोनल्ड ने एक इलेक्टोरेट की बात करी कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित दिया जाएगा। सेपरेट इलेक्टोरेट, ध्यान से गाइस आप बस इस वीडियो को देखते रहना, देखने से ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1932 में प्रपोजल रखा सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित। अब सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित का मतलब क्या है भाई? सिंपल सी बात है, ये एक स्टेट है, इस स्टेट में फॉर एग्जांपल मिक्स डाइवर्सिटी रहती है, तो इन्होंने कहा कि जो दलित है, दलित को अलग किया जाएगा, दलित अलग वोटिंग करेंगे, ठीक है। मतलब दलितों के लिए अलग वोटिंग होगा और अदर सेक्शन के लिए अलग होगा। और सेम यही सेपरेट इलेक्टोरेट ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर, जब फ्रीडम स्ट्रगल का टाइम पीरियड था, तो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुसलमान था, मुस्लिम था, जो कि 1909 का टाइम पीरियड। और गाइस, आपको अच्छे से पता है कि उसको क्या कहा जाता है कि एक तरह से कम्युनल अवार्ड, एक तरह से ये भी अगर पास होता तो इट्स अ कम्युनल अवार्ड। तो आपको पता है कि जो हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी माइनॉरिटी के रिप्रेजेंटेटर थे, और जब उन्होंने सुना कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित की बात हो रही है, ही वॉज लाइक हैप्पी। और उसी समय पे 1932 की बात की जाए तो गांधी जी जेल के अंदर बंद थे, और जो गांधी जी जेल में बंद थे, द जेल वॉज पूना जेल, ओके। अब हुआ क्या है, जो पूना जेल में हमारे गांधी जी बंद थे उस समय पर, तो उस समय पर गए डॉक्टर गांधी जी ने जैसे ही सुना कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट पास हो रहा है, ठीक है, तो गांधी जी ने अनशन वहां स्टार्ट कर दिया जेल के अंदर ही। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने कहा कि भाई मेरे जीते जी ये सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित तो कतई पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप दलित को अलग रख दोगे, अदर सेक्शन को आप अलग रखोगे, तो इससे तो कहीं ना कहीं जो टचेबिलिटी है, जो हमारे देश में उस समय पर लोअर वर्ग का व्यक्ति क्लास में नहीं बैठ सकता है, लोअर वर्ग का व्यक्ति बर्तन टच नहीं कर सकता, पर व्यक्ति के साथ बैठ नहीं सकता, पर कास्ट व्यक्ति के साथ बैठ नहीं सकता है, तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी जो बातें हैं, ठीक है, ये और बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि दे हैव द राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। तो ऑटोमेटिकली आप खुद सोचो, आप समाज में उनको अलग कर रहे हो या उनको अपने साथ मिला रहे हो। तो गांधी जी तो ही वॉज
वेरी अगेंस्ट ऑफ दिस सेपरेट इलेक्टोरेट, वो अगेंस्ट में थे, ठीक है। अब वहाँ पूना जेल में बैठे हुए हैं, आगा खान रोड, ठीक है, पूना जेल में बैठे हुए हैं हमारे गांधी जी। अब यहाँ से जो बी आर अम्बेडकर जी है वो गांधी जी के पास गए, क्योंकि जब बी आर अम्बेडकर जी ने सुना कि गांधी जी ने फास्ट एंड टू डेथ रख लिया है, तो गए, सिंपल सी बात है, उस समय पर बी आर अम्बेडकर जी पूना पहुंचे, और पूना पहुंच के साफ साफ उन्होंने कहा कि गांधी जी, ये सेपरेट इलेक्टोरेट तो पहली बार दलितों के लिए कुछ अच्छा हो रहा है, अब जब दलितों के लिए कुछ अच्छा हो रहा है आप उसी में ही मना कर रहे हैं। तब उसके बाद गांधी जी ने कहा कि अंबेडकर जी, आप कह रहे हैं सेपरेट इलेक्टोरेट अच्छा है, इससे दलितों का भला होगा, पर आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर आप किसी वर्ग को अलग कर देते हो तो क्या वो वर्ग एक साथ आपके रहेगा या फिर वो वर्ग हमेशा से ही अलग हो जाएगा। मुस्लिम उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आज तक हिंदू मुसलमान की लड़ाई रुक नहीं पाई है, पाकिस्तान अलग से बना है, ये सबको पता है। तो यही सेम चीज अगर इनके दलित के साथ होती तो सिंपल सी बात है, वहां पे भी बंटवारे की बात आ जाती। और इस तरीके से गांधी जी ने कहा कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट जो है ये पास नहीं होगा। फिर अंबेडकर जी ने कहा कि गांधी जी, ये जो दलित है इस वर्ग के व्यक्ति का अपलिफ्टमेंट कैसे किया जाए। अब इस वर्ग के व्यक्ति के अपलिफ्टमेंट की बात आई तो सबसे पहले देखिए, कोई भी वर्ग का व्यक्ति है, ठीक है, दो चीजें चाहिए होती है। एक चाहिए होता है सम्मान, क्योंकि डिग्निटी इज कम्स अंडर आर्टिकल 21, इट इज ऑल्सो ए राइट टू लाइफ, ये नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है। और दूसरा चाहिए होता है क्या, इक्वालिटी, समानता होनी चाहिए। अगर आपको डिग्निटी भी मिल रही है, इक्वालिटी भी मिल रही है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो तब गांधी जी ने कहा कि दलित को सम्मान भी मिलेगा और समानता भी मिलेगी। सम्मान कैसे दिया जाएगा, आज तक आप लोग जो बोल रहे हैं दलित, ठीक है, दलित का मतलब होता है एक्चुअल में ब्रोकन मैन, कुचला हुआ व्यक्ति। और आज के बाद कोई भी वर्ग इस दलित को दलित नहीं बोलेगा, कुचला हुआ वर्ग नहीं बोलेगा, इसे बोला जाएगा हरिजन, ठीक है। तो 1932 में ही दलित को बोला गया हरिजन। हरिजन का मतलब है हरि का जन, हरि का बच्चा, ठीक है। और अब उसके बाद जब 1947 मतलब जब 46 की बात आई, जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की बात चल रही थी, तो क्या करा जाए, क्या दलित रखा जाए या हरिजन रखा जाए, क्या नाम रखा जाए। तो उस समय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ये बात बोली, ये इस बात की पुष्टि की गई कि अगर हम इन्हें दलित बोलेंगे या हम इन्हें हरिजन बोलेंगे तो कहीं ना कहीं समाज में ये अलग से वर्ग को इन्हें माना ही जाएगा। परंतु फिर भी सरकार कैसे समझे कि ये ऐसा वर्ग है, ऐसा तबके का वर्ग है जिसका अपलिफ्टमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है, जिसने हमेशा से समाज में अनटचेबिलिटी को फेस किया है, जिसने अगर मैं 1908 के समय की बात करूं तो जो लोअर तबके का व्यक्ति होता था वो तो क्लास के अंदर एंटर भी नहीं हो सकता था। इवन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की बात को ले लीजिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी वॉज नॉट अलाउड टू एंटर इन द क्लास, इवन मैट्रिक तक उनका ऐसा नहीं था। गायकवाद के महाराज ने उन्हें भेजा, तब जाके उन्होंने अपना LLB पूरा किया और उसके बाद उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला कि क्यों एक दलित व्यक्ति आज अपर सेक्शन के साथ नहीं बैठ सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात आई, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को रखा गया और तब उसके बाद बी आर अम्बेडकर जी ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ना तो कहीं दलित रहेगा ना ही कहीं हरिजन रहेगा, इसको सरकार समझेगी शेड्यूल कास्ट के नाम से, SC के नाम से ये नाम दिया जाएगा। और ये भी तब तक होगा जब तक इक्वालिटी नहीं हो जाती है। जब समाज में इक्वालिटी हो जाएगी तब उसके बाद रिजर्वेशन जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा। पर अब गांधी जी पर आते हैं, थोड़ा सा लिंक बनाने की कोशिश करिए। मैं फिर 1932 से 46 पे आ रही हूँ, फिर मैं 1932 पे आ रही हूँ। तो गांधी जी की पहली बात डिग्निटी पे तो ये है कि जो वर्ग है दलित, दलित को आज के बाद दलित नहीं कहा जाएगा, दलित को कहा जाएगा हरिजन।
ठीक है। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा तो नाम क्या दिया गया, शेड्यूल कास्ट का। ठीक है। इक्वालिटी की बात आए तो उन्होंने कहा किसी भी चीज का जो सॉल्यूशन है वो सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है, सेपरेट इलेक्टोरेट से आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो बेटर क्या है, इट इज बेटर कि आप इन्हें दीजिए रिजर्वेशन। ठीक है। तो उस समय गए जो 147 सीट्स थी, कहाँ 78 से 147 सीट्स जो थी वो रिजर्वेशन में रखी गई। ठीक है, प्रोविंशियल असेंबली में। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बारी आई तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने पर ये बात उठी कि क्या रिजर्वेशन रखना चाहिए। तब उस समय पर हमारे जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने साफ साफ इस बात को बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन तब तक रहेगा जब तक इक्वालिटी नहीं हो जाती है, और जिस दिन इक्वालिटी हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सारा डेटा होता है, जिस दिन इक्वालिटी हो जाएगी तो रिजर्वेशन एंड हो जाएगा। मतलब सबसे पहले 10 साल के लिए रिजर्वेशन को रखा गया। ठीक है। तो इसी के चलते हुए जब रिजर्वेशन पे बात आई तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया कि भाई अब आरक्षण मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए जब हम रिजर्वेशन देंगे तो क्या फंडामेंटल राइट में रखें कि नहीं रखें, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। और रिजर्वेशन दिया जाए तो किस बेस पे रिजर्वेशन दिया जाए, ये अपने आप में एक बहुत ही अहम मुद्दा है। और रिजर्वेशन के साथ साथ लोअर तबके का व्यक्ति, मतलब उसको पूरे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वो व्यक्ति का अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, अपर सेक्शन का तो अपलिफ्टमेंट हो रहा है, लोअर सेक्शन का भी अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। ऐसा क्या किया जाए, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो उस समय पर ये कहा गया कि जो रिजर्वेशन रखा जाएगा, ठीक है, ऐसे तो रिजर्वेशन के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स है, बट मैं आपको प्रोमिनेंट फंडामेंटल राइट की बात कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि जो मेरा आज इस वीडियो का पर्पस है वो पर्पस ये है कि एक आपको हल्का बैकग्राउंड बताना, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना, और बैकग्राउंड के साथ साथ हम ये देखेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है। ठीक है। तो आर्टिकल 16 क्लाउज 4, आर्टिकल 16 क्लाउज 4 कहता है कि रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है, इन पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह है उसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा। परंतु रिजर्वेशन दिया जाएगा तो किस आधार पे दिया जाएगा? रिजर्वेशन देने का दो ही आधार होगा, एक आधार होगा सोशली बैकवर्ड और दूसरा आधार होगा एजुकेशनली बैकवर्ड। मतलब जो सामाजिक रूप से कमजोर है और शैक्षिक रूप से कमजोर है, मतलब वो कास्ट जहां पर 15% से कम महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, उस कास्ट को हम एजुकेशनली बैकवर्ड में लेंगे, और पुरुष 40-45% से कम है। और सोशली बैकवर्ड का मतलब है वह कास्ट जो समाज की नज़र में एक निचले तबके पर आती हैं, तो उसे कहा जाता है सोशली बैकवर्ड। तो इस तरीके से सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड के आधार पे आरक्षण शुरू में दिया गया, और आरक्षण स्टार्टिंग में ये कहा गया कि हम पहले 10 सालों के लिए देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद बात आई, मुद्दा उठा कि क्या इकोनॉमिक बेस पे रिजर्वेशन देना चाहिए। तो 1950 में ये भी बात उठी, भाई एक ब्राह्मण के घर में एक बच्चा हुआ, अब वो जो ब्राह्मण है वो गरीब है, ठीक है, तो क्या उसे आरक्षण मिलना चाहिए? तो सिंपल सी बात है, ये कहा गया उस समय कॉन्स्टिट्यूशनली ये बात तय की गई सभी सदस्यों के द्वारा कि भाई इकोनॉमिकल बेस पे आरक्षण नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली, सोशली और एजुकेशनली बेस पे ही आरक्षण मिलेगा। ठीक है। तो सोशली और एजुकेशनली बेस पे आरक्षण किसको? एससी और एसटी को मिलेगा। ठीक है, इस दो तबके को आरक्षण मिलेगा। मतलब 1950 की बात करें तो ओबीसी आरक्षण भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ओबीसी का रिजर्वेशन भी नहीं है यहाँ पे। तो उस समय पे क्या किया गया कि भाई इन दोनों को भी रिजर्वेशन देना है, तो कितना कितना रिजर्वेशन दें। एसटी के लिए 7.5% रिजर्वेशन, एससी के लिए 15% का रिजर्वेशन। ठीक है। अभी आप एक चीज नोटिस करो, ओबीसी के रिजर्वेशन की बात नहीं है और ना ही कहीं पे बात बोली है कि इकोनॉमिकल बेस पे आरक्षण होगा। ये दो चीजें नहीं है, ये 1950 की कहानी है।
फिर उसके बाद आपको याद होगा इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और मोरारजी देसाई का टाइम पीरियड आ गया था। और मोरारजी देसाई का टाइम पीरियड 1978-79, आपको याद होगा 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार आई। 1978 में उस समय पर एक कमीशन बनी जिसका नाम था मंडल कमीशन। इस मंडल कमीशन ने कहा कि ओबीसी का रिजर्वेशन भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो क्लास है ये अदर बैकवर्ड क्लास है। ये बैकवर्ड क्लास जो है ये सोशली और एजुकेशनली वीकर सेक्शन है, ठीक है। तो ये भी वीकर सेक्शन है, तो इसे भी आरक्षण देना चाहिए। फिर उसके बाद फाइनली यही माना गया कि भाई आरक्षण देना चाहिए। तो भाई सिंपल सी बात है, आपको याद होगा कि जगह जगह पे उस टाइम पे काफी धरने वगैरह भी चले थे। अल्टीमेटली सरकार गिरी, बात ठप हुई। फिर इंदिरा गांधी की सरकार आई, फिर राजीव गांधी की सरकार आई। फिर उसके बाद अब हम दोबारा से मुद्दे पर आ रहे हैं। अब आई पीवी नरसिम्हा राव, 1990 पर हम आ गए हैं। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई 1990 में। तो उस समय पे आपको याद होगा 1992 का जो टाइम पीरियड था वो एलपीजी का टाइम पीरियड था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का टाइम पीरियड था। उस टाइम पर जब एक तरह से इकोनॉमी टर्न हो रही है, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे थे हम लोग, सबसे पहला हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म हो रहा था। तो एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के टाइम पर फिर दोबारा से ये बात उठी कि ओबीसी को आरक्षण देना चाहिए, ठीक है। और गाइस एक चीज मैं आपको बता दूं, फाइनली तय यही किया गया कि 27% जो आरक्षण है वो ओबीसी को दिया जाएगा। तो अब आप लोग देखो, एससी का 15%, एसटी का 7.5%, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन। तो टोटल रिजर्वेशन कितना हो गया? 27 जमा 15 जमा 7.5, कितना हो गया टोटल रिजर्वेशन? 49.5%। मतलब इसमें जो प्लस 0.5% है, ये 0.5% रिजर्वेशन फॉर अदर हो गया, जैसे फिजिकली हैंडीकैप वगैरह हो गया, ठीक है, या विडो हो गया, एक्स सर्विसमैन, 0.5%। तो इसके बाद केस आया 1992 में, इंदिरा शाने का केस आया। 1992 में इंदिरा शाने का केस आया। इस केस के अंतर्गत क्या बोला गया कि भाई जो भी ओबीसी का मतलब जो भी टोटल रिजर्वेशन है, टोटल रिजर्वेशन 50% होगा, 50% टोटल रिजर्वेशन एंड 50% फॉर द रेस्ट। तो इस तरीके से आरक्षण को इन्होंने बांट लिया, 50% रिजर्वेशन, 50% रेस्ट। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब ये इंदिरा शाने केस में हो गया, मतलब 1992 तक एससी को रिजर्वेशन, एसटी को रिजर्वेशन और ओबीसी को रिजर्वेशन। अब गाइस आगे मुद्दे पर आते हैं। फिर दोबारा से बात हुई 2008 में, फिर सोनिया गांधी बोली कि इकोनॉमिक बेस पे रिजर्वेशन होना चाहिए, इकोनॉमिक बेस के रिजर्वेशन की बात हुई। तो उस बात पर पार्लियामेंट ने 2011 में मना कर दिया, मुद्दा रुक गया। बीच में कई ऐसे मिनिस्टर आए, जैसे मायावती वगैरह, इन लोगों ने भी बोला। बीच बीच में कुछ बिहार के एमपी वगैरह भी बोलने लगे। मतलब जगह जगह से बात यही उठी कि इकोनॉमिकल बेस पर रिजर्वेशन होना चाहिए, परंतु एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमिकल बेस पर रिजर्वेशन की बात को रोक दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार आई। अब 2019 की बात करते हैं गाइस। 124वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2019 बना, 124वां, ठीक है। और इसे कहा जाता है 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये रिजर्वेशन, ये अमेंडमेंट जो एक्ट की बात हो रही है, ये अमेंडमेंट एक्ट क्या है? ये अमेंडमेंट एक्ट कहता है कि 10% रिजर्वेशन अलाउड होगा किसे? जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, 10% इकोनॉमिकल बेस पे आरक्षण होगा। अब आप खुद एक चीज बताओ, इंदिरा शाह ने केस में कहा था टोटल रिजर्वेशन 50% होगा। अब 10% इकोनॉमिक बेस पे रिजर्वेशन है, तो मतलब 50 जमा 10% कितना हो गया? 60% हो गया। मतलब 60% तो रिजर्वेशन हो गया। अब मुद्दा ये आता है कि भाई फिर क्वेश्चन उठा कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो वॉयलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Would the basic structure of constitution is violated or not?
और गाइस एक चीज मैं और बताऊं, इसके अलावा एक केस हो रहा है। अब बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर आप लोगों ने अगर इंडियन पॉलिटिक पढ़ा हुआ है तो आपको केस पता होगा केशवानंद भारती का। केशवानंद भारती के केस में कहा था कि भाई आप अमेंडमेंट कर सकते हो परंतु बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन खत्म नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन उठा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, तो इस पर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा हुआ है। और फिर 2019 में ये भी मुद्दा आया कि बेसिक स्ट्रक्चर जब कुछ है ही नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट का डेरिवेटिव है ना, कि बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है सोवरेंटी, इंटीग्रिटी, इक्वालिटी, सोशलिज्म, इक्वालिटी, जस्टिस, रिपब्लिक, फ्रैटर्निटी, ये तो सुप्रीम कोर्ट का राइट टू लाइफ, राइट टू लिव हो गया, राइट टू लाइवलीहुड हो गया, भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन तो वी डिड नॉट फाइंड एनी वर्ड ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट अल्टीमेटली अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसा है, एक फ्लेक्सिबल मोड है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्लेक्सिबल मोड में कैसा है, बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट हैव द पावर टू अमेंड द थिंग्स। अमेंड द थिंग्स का मतलब है टू फाइनली इंटरप्रेट द थिंग्स। आप लोगों को पता होगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, तो फाइनल जो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज इन द हैंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अल्टीमेटली इट इज द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, सो in 2019 we can say this was the whole issue, ठीक है, this was the whole issue. So at present आर्टिकल 16 क्लाउज 4 पे हमारा ये भी जुड़ गया है कि भाई आपका इकोनॉमिकल बेस पे भी आरक्षण मिलेगा। और दूसरा अगर हम बात करें इस कि आपका जो ओबीसी है, ओबीसी को भी कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया गया, ठीक है, ओबीसी रिजर्वेशन भी, ठीक है। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब मुद्दे पर आते हैं हम लोग, जो आज 2020 की बात है, 2020। गाइस कल ही सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है। एक चंडीगढ़ में यूनिवर्सिटी है, ठीक है, एक अनमोल करके बच्चा है, फिजिकली और मेंटली चैलेंज, तो यूनिवर्सिटी ने उसका एडमिशन लेने के लिए मना कर दिया। देखो उस यूनिवर्सिटी ने कहा कि जो जनरल कैटेगरी है उसकी कट ऑफ जाती है 40%, SC ST को 35% का रिलैक्सेशन है। अब वो बच्चा मेंटली चैलेंज है, फिजिकली चैलेंज है, ठीक है, माइनर बच्चा है, तो उसका जो केस है उसके फादर के बिहाफ पे है वर्सेस DTU। हाँ, अब हुआ क्या, यूनिवर्सिटी ने तो मना कर दिया। अब सुप्रीम ये मतलब नारीमन 3 जजेस का बेंच बैठा इसके ऊपर कि क्या फिजिकली हैंडीकैप जो है, मेंटली चैलेंज है, क्या उसे रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, फॉर द पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट और फॉर द थिंग्स ऑफ लाइक एडमिशन इन द यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो ये मुद्दा था। तो इसके ऊपर जो नारीमन बेंच था 2012 में बैठा था, उसका जजमेंट ये आया है, इसीलिए ये आज आपको टॉपिक कराया गया है। जजमेंट ये आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि जो फिजिकली चैलेंज होते हैं, फिजिकली चैलेंज हैव देयर ओन लिमिटेशन, they have their own limitation because they are physically and mentally challenged. So ultimately इस कॉन्टेस्ट में those person who are physically challenged, they will be equally get the relaxation like the SC और ST, उन्हें भी SC और ST की तरह रिलैक्सेशन प्राप्त होगा, ठीक है। So this was the judgment of Supreme Court which is given, okay. So this is the whole form of reservation. I hope आपको ये पूरा वीडियो अगर आपने ढंग से सुना होगा तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। Okay guys, thank you.